गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है रैम एंड सेकंड है रोम। रैम एंड रोम। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। हम क्या कर रहे हैं? जस्ट वी आर ओनली रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। रैम, ये फुल फॉर्म्स है इनकी। ठीक है, रैम क्या है? पहले रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो कुछ समय के लिए मेमोरी में रहेगा और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी या फिर आफ्टर सम टाइम ये जो डेटा है ये मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? वी कैन रीड और राइट इन रैम। हम लोग क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं रैम में। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जब तक ये यूज़ में आप करोगे तब तक रहेगी, अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये मेन 3 फीचर्स हैं इसके। टेम्परेरी है, वोलेटाइल है, वी कैन रीड और राइट इन रैम। ठीक है, इसके अपोजिट होती है रोम। रोम कैसी होती है? ये परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो भी चीज़ें एक बार लिखी गई है वो बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। परमानेंट मेमोरी है ये। ये परमानेंट मेमोरी है। सेकंड, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल इसका मतलब है कि वंस आप इसको सेव कर देते हो तो ये पूरी लाइफ टाइम तक मेमोरी में रहता है। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ कोडिंग लिखी आती है, तो वो कोडिंग कहाँ लिखी होती है? वो लिखी होती है रोम में। क्योंकि ये क्या होती है? ये एक चिप होती है छोटी सी, जिसके अंदर जो भी डेटा हम एक बार सेव कर देते हैं वो हमेशा मेमोरी में रहता है। तो सबसे पहले अगर हम रैम के टाइप्स देखें, 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। इसका मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एज इट्स नेम सजेस्ट, इसमें जो डेटा है वो स्टैटिक होता है। ये है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एज इट्स नेम सजेस्ट, इसमें जो डेटा है वो डायनेमिक होता है। कहने का मतलब है कि वो चेंज भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, वहाँ पर ये फीचर भी है कि आप चाहो तो उस डेटा को तभी ऑन कर सकते हो जैसे आप सिस्टम ऑन करो। अगर जैसे आप सिस्टम ऑफ करोगे तो वो जो डेटा है वो मेमोरी से हट जाएगा। तो इस टाइप का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रोम। टाइप ऑफ रोम, तो सबसे पहला तो रोम था, उसके बाद आया पी रोम, फिर आया ईपी रोम एंड थर्ड वन इज ईईपी रोम। अब ये है क्या? ये है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की जो मेमोरी होती है उसमें सिर्फ हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर प्रोग्रामिंग करते हुए हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो चिप वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले की जो चिप्स होती थी उनमें यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी कि अगर कोई प्रोग्रामर गलती कर देता है कोडिंग में अपलोड करते हुए, तो वो जो पूरी चिप है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएगी। इसको ओवरकम करने के लिए क्या आया? ईपी रोम। इसका मतलब है इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ रोम की, आप ध्यान रख लेना। इसके बाद है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। देखो अब हमें ईपी रोम की क्या क्या इसने क्या किया, ईपी रोम ने जो पी रोम की कुछ डेफिशिएंसीज थी उनको ठीक किया। मतलब जितनी भी इसकी कुछ हमें अगर इससे प्रॉब्लम हो रही थी तो इसमें जो इसकी डिसएडवांटेजेस थी वो ईपी रोम ने ठीक की। पर इसकी भी ये क्या करता था, ओनली 8 to 10 टाइम तक ही हम उस चिप को दोबारा यूज़ कर सकते थे। मतलब अगर एक बार गलत हो गया तो हम उसको इरेज करके सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 8 to 10 टाइम, उसके बाद ये चिप वेस्ट हो जाती थी। फिर इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, ई ई पी रोम। अब जो हम यूज़ करते हैं हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 20 से 25 बार में अगर ये जो चिप है वो रीयूज़ हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं इसमें जो डेटा है उसको इरेज करने के लिए। ठीक है, तो आपके में डेफिनेशंस नहीं आएंगी, बट ये जो इसकी फुल फॉर्म्स हैं ये आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैशे मेमोरी। It is a small memory that operates much faster देन प्राइमरी मेमोरी। बेसिकली ये कुछ बफर का ब्लॉक होता है जो रिसेंटली यूज प्रोग्राम होते हैं, ये उनको स्टोर करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ चीज़ें बार बार यूज़ करते रहते हैं तो वो बहुत जल्दी लोड होके ओपन हो जाती है, तो वो उसी को हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल मेमोरी दैट ऑपरेट्स मच फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, व्हेन द सीपीयू रिक्वायर data present in RAM in very faster speed, we use कैशे मेमोरी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स, रिसेंटली यूज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी लोड हो जाते हैं कंप्यूटर में, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो कैशे मेमोरी में स्टोर होते हैं। वो कहते हैं कि ये बार बार यही डिमांड करते हैं तो इसको आगे ही रखो। ठीक है, तो ये होती है हमारी कैशे मेमोरी। तो 3 टाइप की मेमोरीज हो गई आपकी, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। उसके बाद आते हैं हम, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ा था, मैंने आप लोग को बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट्स पढ़ लेना। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, फिर निबल, 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। ठीक है, और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। ऐसे पूरा चार्ट मैंने सेंड किया था, वो पॉजिटिवली आप लोग देख लेना क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट कन्वर्ट्स HLL हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसका काम क्या है,
कोई भी जो लैंग्वेज है, जैसे हम सबको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 अंडरस्टैंड करते हैं, हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, 3 टाइप्स होते हैं इसकी। सबसे पहला है आपका असेंबलर, उसके बाद सेकंड है आपका कंपाइलर, उसके बाद थर्ड है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये तीनों इसके टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले असेंबलर देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले एक लैंग्वेज आई थी असेंबली लैंग्वेज, जिसने हमें कंसेप्ट दिया था कि हम कंप्यूटर में एक लैंग्वेज बना सकते हैं जो हम समझ सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में क्या था, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते थे जैसे रीड, कुछ बाइनरी वर्ड्स होते थे 0 1 0 0 0। तो असेंबलर का काम क्या होता है था, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता था, इतना ध्यान रखना। असेंबलर क्या करता है, converts assembly language into लो लेवल लैंग्वेज। LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा कंपाइलर। ये आजकल यूज़ होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, बट वर्किंग मैनर इज़ डिफरेंट। मतलब काम करने का तरीका इनका अलग होता है। क्या अलग होता है भाई, ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करते हैं। जैसे मान लो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा एक ही बार में, और बाद में बताएगा सेकेंड लाइन में ये एरर थी, थर्ड लाइन में, सेकेंड लाइन में एरर है, थर्ड लाइन में एरर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंपाइलर क्या करता है, इट चेक द प्रोग्राम इन वन गो एंड इंडिकेट्स द एरर अलोंग विद लाइन नंबर। तो ये करते हैं जरा, it checks the program in one go and indicates error along with line number। ठीक है, लाइन नंबर के अकॉर्डिंग ये हमें एरर बताते हैं। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, काम वही है, सिमिलैरिटी वही है, HLL को लो लेवल में कन्वर्ट करना। बट ये क्या करता है, जैसे ये प्रोग्राम है, अब ये इंटरप्रेटर चेक कर रहा है, मान लो यहाँ एरर आ गई, या यहाँ एरर आ गई, यहाँ एरर आ गई, यहाँ पे एरर्स है सारी में। ठीक है, आपने चेक करना स्टार्ट किया, तो मान लो यहाँ पर सिर्फ पहली एरर मिल गई, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इसमें ये होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, इफ़ देयर इज़ एनी एरर इट स्टॉप्स, मतलब ये रुक जाता है। इट चेक्स द प्रोग्राम line by line, if there any error it stops until the it stops program execution until the error is rectified। जब तक एरर ठीक नहीं होती वो प्रोग्राम को रन नहीं करता। ठीक है, ये हमारा इंटरप्रेटर है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।